हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम जी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन इसी प्यार और ब्लेसिंग्स के बीच में आप मुझे ये बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ आर यू ऑल एंड हाउ आर योर सेशंस गोइंग ऑन। गुड इवनिंग, राधे राधे, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, सबसे पहली बात आपको हमने कल भी एक चीज बताई थी कि यूपीएसआई में जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि आप लोग का पेपर निकल जाए। दूसरी बात, हमने लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन किया था। वहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो लास्ट सेशन का, ये बता दीजिए। एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू, लास्ट सेशन का कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो बता दीजिएगा। साथ ही साथ में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे करेंगे। ये देखेंगे कि यूपीएसआई में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसी के साथ साथ प्रॉपर हम लोग थ्योरी भी करते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी भी होती जाएगी, साथ साथ में क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। आपको क्वेश्चंस के तरीके पता चल जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं और आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहली बात, हाँ, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं, इन्होंने ये पूछ लिया कि भारतीय संविधान के में कितनी अनुसूचियां हैं। ये आपका यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि कब का क्वेश्चन है, कितने शेड्यूल्स पूछे गए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी के टाइम पे, ठीक है। अभी के टाइम पे प्रेजेंट में अगर पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे प्रेजेंट के टाइम पे अभी के टाइम 12 है। कितने हैं? 12 है। अब देखो, जब हमारा संविधान बना था ओरिजिनली अगर मैं शेड्यूल के बारे में बात करूंगी, जब संविधान बना था ओरिजिनली तब 8 शेड्यूल थे। तब कितने शेड्यूल थे? 8 थे। अभी के टाइम कितने हैं? 12 हैं। मतलब बीच में कौन कौन जुड़ गए? 9th अनुसूची जुड़ी, 10th 10वीं अनुसूची जुड़ी, 11वीं अनुसूची जुड़ी और 12वीं अनुसूची जुड़ गई, ठीक है। अब जैसे 9वीं अनुसूची में जुड़ा क्या? पहली बात, ये 1951 1951 में जुड़ी, ठीक है। 10वीं अनुसूची कब जुड़ी? 52वां संशोधन 52nd अमेंडमेंट 1985 में जुड़ी, ठीक है। 11th अनुसूची कब जुड़ी? 73rd अमेंडमेंट 1992 में जुड़ी, जो कि इफेक्ट में आया 1993 में आया। और 12th शेड्यूल आपका जुड़ा 74th अमेंडमेंट 1992 में जुड़ा, लेकिन इफेक्ट में आया 1993 में। अब देखो, सबसे पहली बात, अनुसूची है क्या? एक तरीके से मानो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, ठीक है। अब देखो, नाइन्थ शेड्यूल कहता क्या है? 9th शेड्यूल बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, नेता दल बदल कानून के बारे में बात करता है। नेता दल बदल कानून के बारे में बात करता है। 11वीं अनुसूची क्या कहता है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में बात करता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में बात करता है, जबकि 12वीं अनुसूची म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिका के बारे में बात करता है। सबसे पहली अनुसूची राज्य का नाम, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में हो गई सबकी सैलरी। तीसरे में हो गई शपथ। चौथे में राज्यसभा की सीट्स। 5वें में शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए। छठे में स्पेशल शेड्यूल ट्राइबल अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उसमें एटीएम का अगर मैं आपको हिंट दूं, 6th शेड्यूल में एटीएम, ये क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, 4 राज्य का नाम दे सकते हैं और पूछा जा सकता है कि छठी अनुसूची में कौन सा है या नहीं है। तो एटीएम तो मैंने आपके लिए शॉर्टकट बनाया है, वैसे इसका फुल फॉर्म होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एक बार इन्होंने जब ये क्वेश्चन दिया था उसमें ऑप्शन दिया था मणिपुर और ये पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे मणिपुर नहीं है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, वो भी प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, वो भी जब 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान में। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है आपका। रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, लिबर्टी नहीं है या सेक्युलर नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा है। 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, आपको गलत वाला मुझे बताना है। तो आप कहेंगे सेक्युलर नहीं है।
सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी धर्म नहीं है। सेक्युलर का मतलब होता है नो रिलीजन, जहां पे सरकार की नजर में सारे धर्म सामान्य होते हैं। अब आप कहोगे मैम सेक्युलर क्यों नहीं है? सेक्युलर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसे जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, इसीलिए 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन जो पूछा गया वो 1949 तक का पूछा गया है, जबकि 1949 के टाइम पे ये तीनों वर्ड्स थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो अपने यहाँ हेड है, अपने यहाँ हेड कौन है? प्रेसिडेंट। हेड कौन है? प्रेसिडेंट। इनका भी एक फिक्स टाइम के बाद चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एक ग्रीक वर्ड से बना होता है। डेमोक्रेटिक एक ग्रीक वर्ड से बना होता है। एक तो होता है डेमोस और एक होता है क्रेटोस। एक होता है डेमोस और एक होता है क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। पावर मतलब अधिकार, मतलब अंतिम अधिकार किनके पास है? जनता के पास अधिकार है। साथ ही साथ में लिबर्टी, लिबर्टी क्यों दी जाती है? लिबर्टी इसलिए दी जाती है जिससे लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, जिससे लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, ओवरऑल विकास किया जा सके। क्या मेरी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ओके ना, अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1951 में, 26 जनवरी 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, या 26 जनवरी 1950 में? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारा संविधान इनैक्ट कब किया गया है, पूरी तरीके से लागू कब किया गया है, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हम संवैधानिक दिवस कब मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, संवैधानिक दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे संवैधानिक दिवस भी हम 26 नवंबर को ही मनाते हैं, 26 नवंबर को बनाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे कब मनाते हैं, संवैधानिक हत्या दिवस कब मनाते हैं, हत्या दिवस हम मनाते हैं 25 जून को। संवैधानिक हत्या दिवस कब मनाते हैं? 25 जून को मनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि रीजन है इसका, क्योंकि 25 जून 1975 में से लेकर 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, 1977 तक, उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी से 21 महीने की कहकर आपातकाल, मतलब एक तरीके से आपातकाल लागू करवा दी थी। आंतरिक आपातकाल जिसे हम बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? इंटरनल इमरजेंसी, जो कि नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत आता है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, ये जो बात हम कर रहे हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत कर रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 के तहत निहित है। साथ ही साथ में लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के नाम से हम मनाते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है वो भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? यूपीएसआई का ये भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? नहीं का मतलब है 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है। 5th शेड्यूल नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं था। और ये चारों ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप कहेंगे कौन सा नहीं था, तो आप कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। अच्छा, 5th शेड्यूल अगर हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइबल एरिया से डील करता है, ये बिल्कुल था, क्योंकि अभी मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारा संविधान बना था तब 8 शेड्यूल थे।
अब आप देखो, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया और तीसरे क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लिंक हो गया। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हो, क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसे थ्योरी समझते हो, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और थ्योरी भी प्रॉपर समझ में आती चलेगी। मौलिक अधिकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या कहेंगे? अगर आपसे ये पूछा जाता है मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में, कौन सी कंट्री से लिया गया है, तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, अमेरिका से लिया गया है और ये क्या होता है? जस्टिशिएबल होता है। जस्टिशिएबल को हिंदी में बोलते हैं न्यायोचित। न्यायोचित का मतलब होता है जिसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, है ना। अगर किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त होते मौलिक अधिकार तो हम उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कैसे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आर्टिकल 32 लगेगा, हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 226 लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 32 लगेगा, हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 226 लगेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए मैं अलग पेज में बता देती हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग हिंदी में मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। ये हमारे संविधान के पार्ट, ये हमारे संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद संख्या 51A में है। साथ ही साथ में इसको यूएसएसआर से लिया गया है, यूनियन सोवियत सेक्युलर ऑफ रिपब्लिक, जिसे हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है जिसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जिसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उसके वो अगर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपॉइंट की थी एक कमिटी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जब हमारा संविधान इसको जोड़ा कब गया? इसको जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। साथ ही साथ में जब इसे जोड़ा गया, अगर आपसे ये पूछते हैं कि 1950 में कितने कर्तव्य थे तो आप क्या कहेंगे? 1950 में एक भी कर्तव्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उसको 1976 में जोड़ा गया। 1976 में कितने कर्तव्य थे तो आप कहेंगे 1976 में 10 कर्तव्य थे। अभी के टाइम कितने हैं? 11 कर्तव्य है। जो 11वीं कर्तव्य है आप मुझे बताएंगे कौन से संशोधन में किस ईयर में जोड़ी गई है? 11वीं कर्तव्य 86th अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया है। 86th अमेंडमेंट 2002 में 11वीं कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को स्कूल भेजें। 6 से 14 साल तक के बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को स्कूल भेजें। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसी ऑप्शन में आपको एक और कॉन्टेक्स्ट देखने को मिला है, वो भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उससे 4 ऑप्शन से मैं आपको चारों ऑप्शन समझा रही हूँ। इससे आपको क्या फायदा है? आपको सारे ऑप्शन समझ में आएंगे, पूरा थ्योरी आपकी साथ साथ में कवर होती चलेगी। जैसे अगर हम बात करेंगे, आपके सामने एक और वर्ड आया जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। ये डीपीएसपी के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, कौन सी कंट्री से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, तो आप कहेंगे ये हमारे संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, इसको आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ में कैसा होता है? ये नॉन जस्टिशिएबल होता है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है ये गैर न्यायोचित होता है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है? जिसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। गैर न्यायोचित का मतलब जिसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये बनाए क्यों जाते हैं? ये बनाए जाते हैं एक कल्याणकारी राज्य के लिए। ये बनाए क्यों जाते हैं? एक वेलफेयर स्टेट के लिए बनाए जाते हैं, एक कल्याणकारी राज्य के लिए इन्हें बनाया जाता है। साथ ही साथ में अगर ये पूछा जाएगा
ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोशलिस्ट समाजवाद, एक होता है सोशलिस्ट समाजवाद, ठीक है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं गांधीयन गांधीवाद, एक होता है गांधीयन जिसे हम बोलते हैं गांधीवाद, और एक होता है लिबरल उदारवाद, ठीक है। एक होता है लिबरल उदारवाद। तो अगर हम बात करेंगे, ये 3 तरीके के होते हैं, समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद, ये 3 टाइप के होते हैं। इज इट क्लियर? डन है? इज इट क्लियर? डन है? ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। Who moved the historic objective resolution in the Constituent Assembly on 13 December 1946? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने रखा था? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, एम.एन. रॉय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो ये बात रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अगर हम आज के टाइम पे देखेंगे तो हमें प्रियम्बल के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है, प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलती है, जहां पे हम कहते हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके वेलफेयर, उनकी पीस के लिए काम करेंगे। हमारा भारत संप्रभुत्व है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सारी बातें की जाती हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार? भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? यूपीएससी का ये भी क्वेश्चन है। 3 बार किया गया है, 5 बार किया गया है, 1 बार किया गया है, 8 बार किया गया है। कितनी बार संशोधन किया गया है हमारे प्रियम्बल में? प्रियम्बल में पहली बार संशोधन तो केवल 1 ही बार हुआ है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कब किया गया है और क्या किया गया है। प्रियम्बल में संशोधन केवल 1 ही बार हुआ है। कब किया गया है? 42वां संशोधन 1976 में किया है। 42वां संशोधन 1976 में किया है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया था? एक तो जोड़ा गया था सोशलिस्ट, जिसे हम बोलते हैं समाजवाद, ठीक है। एक जोड़ा गया था जिसे हम बोलते हैं सेक्युलर, सेक्युलर को हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, और एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को हिंदी में बोला जाता है अखंडता। तो इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अब अगर आपसे ये पूछा जाता आखिर प्रियम्बल होता क्या है, जैसे आपने एक वर्ड देखा प्रियम्बल, प्रियम्बल आखिर होता क्या है? तो प्रियम्बल अगर हम बात करेंगे, एक्चुअली में ये होता है एक तरीके से प्रस्तावना। प्रियम्बल क्या होता है? प्रस्तावना होता है। ये प्रियम्बल अगर हम बात करेंगे तो ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ये मान के चलो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है, संक्षिप्त रूप है, या मान के चलो ये एक इंडेक्स हो सकता है, या इसको मान के अगर हम चले तो एक हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है। क्या है ये? हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, ये हमारे संविधान का एक तरीके से पहचान पत्र है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, ये प्रियम्बल का जो विचार है ये हमने कहाँ से लिया है, और इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया है और जो टेक्स्ट का है, भाषा जो इसमें यूज़ की गई है, जो लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया गया है, और जो ये टेक्स्ट है, ये मुझे बताइए कहाँ से लिया गया है। ये टेक्स्ट और लैंग्वेज बताइए मुझे कहाँ से लिया गया है। अगर मैं विचार के बारे में बात करूँगी, इसका जो विचार है ये हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन जो इसमें लैंग्वेज और जो टेक्स्ट प्रयोग किया गया है वो कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साथ ही साथ में ये भी याद रखिएगा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। ये नाम किसने दिया है? तो आप कहेंगे ये नाम पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने दिया है। ये नाम पंडित ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा दिया गया है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? इतना कंटेंट समझ में आया? एक दिन में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मैं नहीं कराऊंगी। रीज़न ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट कराने से कुछ नहीं होता, वो कंटेंट जितना भी करो उतना समझ आना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये इतना क्वालिटी कंटेंट है कि आप एक बार तैयारी कर लोगे ना, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप अपियर करते हो तो आपको सारे क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए
आराम से पढ़ते चलो, आराम से समझते चलो और साथ ही साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझने से सारे फायदे हो जाते हैं। क्वेश्चंस भी पता चल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो जल्दी से फटाफट एक अच्छी सी स्माइली और थम्स अप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने मैसेज को ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो फिर मैं इसी के साथ अभी के सेशन को यहीं तक रखती हूँ। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। साथ ही साथ में जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे जब मैम एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पे जब मैं मॉक करवाती हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल फ्री उसके नोट्स बिल्कुल फ्री में मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं लिंक भी शेयर करती हूँ, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सभी बच्चे फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ फिर हम अभी के सेशन को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।